नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ए.एस. चौधरी। आज की क्लास से हम हिंदी साहित्य का सर्वांग अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वांग अध्ययन से मेरा तात्पर्य है कि जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो उसके तहत हम हिंदी साहित्य का इतिहास इसका अध्ययन मुख्य तौर से करते हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा में यह रीढ़ का कार्य करता है। लगभग 60 से 70 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं और इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे काव्य शास्त्र का। काव्य शास्त्र के दोनों पहलू, भारतीय और पाश्चात्य, इसका हमें अध्ययन करना है। इसके बाद ग्रामर और भाषा विज्ञान, उनकी चर्चा करते हुए जो निर्धारित पाठ आपके सिलेबस में लगे हुए हैं उनको हमको जानना है, समझना है। चूँकि निर्धारित पाठ के संदर्भ में सबके पाठ अलग अलग होते हैं। आप देखेंगे तो सेकंड ग्रेड के पाठ अलग हैं, फर्स्ट ग्रेड में अलग पाठ आते हैं, कॉलेज लेक्चर का टेक्स्ट है वो बिल्कुल अलग है, नेट जीआरएफ का जो टेक्स्ट है वो एकदम अलग है। तो उस टेक्स्ट का अध्ययन हम उसी प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हमारा अध्ययन का विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, जब हम सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ इस बिंदु से अपनी बात शुरू की जाए हिंदी शब्द से, क्योंकि हिंदी से कई बार कुछ क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं। आप लोगों ने कुछ परीक्षाओं में क्वेश्चन पढ़ रखा होगा कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। अभी हम कुछ सामान्य बातचीत कर ले रहे हैं और मैं जान रहा हूँ कि ये बिल्कुल सामान्य जानकारी है जो आप जानते भी हैं, पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम लोग अभी तक हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़े हैं और हम जीरो से पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। तो किस पद्धति के तहत हमें साहित्य को समझते हुए आगे बढ़ना है, इसकी रूपरेखा हमने निर्मित कर ली है। तो उसी पहलू, चाहे पहलू आसान है या पहलू जटिल है, पहलू तथ्यात्मक है या पहलू विश्लेषणात्मक है, उन तमाम समग्र अवधारणाओं को लेकर के हम साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम एक सामान्य बात आपको बता रहे हैं कि जो हिंदी शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। ये फारसी भाषा का शब्द है और कुछ छात्र पूछते हैं कि सर ये फारसी है या पारसी है। तो मित्रों, आप ध्यान रखना, ये दोनों अलग अलग नहीं है। फारसी, पारसी और ईरानी, ईरानी भी आप कह सकते हो, ये सभी जो है एक ही भाषा है। और इनका पवित्र जो धर्म ग्रंथ है जिसका नाम है जैन अवस्था, आपने नाम सुना होगा, जैन अवस्था। आप देखेंगे कि जैन अवस्था जो पारसियों का बहुत परम और बहुत ही पवित्र धर्म ग्रंथ माना गया है, उसमें आपको श का उच्चारण और है के उच्चारण में एक नई बात ये मिलेगी कि पारसियों के यहाँ स का उच्चारण नहीं मिलता, वो स का उच्चारण करते हैं है के रूप में। तो हमारा जो सप्त सैंधव प्रदेश है, इस सप्त सैंधव प्रदेश को ये ईरानी बोलते थे हफ्त हैंदव प्रदेश। तो सप्त सैंधव को हफ्त हैंदव, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि उनके वहाँ स का उच्चारण है के रूप में मिलता है। तो सिंधु शब्द से हमारी हिंदी शब्द ऐसे बना कि जो सिंधु क्षेत्र है, सिंधु क्षेत्र को, ये सिंधु से शब्द निकला हिंदू और हिंदू से हिंद और हिंदी। इस प्रकार से हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। यहाँ सिर्फ 2 प्रश्न हमारे काम के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो हम कहेंगे कि ये फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? तो वो सिंधु शब्द से ये निकला है। दोनों ही प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और आप इनको अच्छे से जानते भी हैं। इस संदर्भ में एक प्रश्न एक बार डीएसएसबी की परीक्षा में आया है। आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हों, आपको प्रश्न सभी परीक्षाओं के देखने चाहिए, कोई प्रश्न कहीं भी रिपीट हो सकता है। आप देखिए, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इस संदर्भ में एक पुस्तक आप याद रखेंगे,
सरफुद्दीन यजदी। सरफुद्दीन यजदी की पुस्तक का नाम है जफरनामा। इस जफरनामा पुस्तक में सबसे पहले हिंदी शब्द का उल्लेख मिलता है और आपको यह भी विदित होगा कि जफरनामा के नाम से हिंदी में भी रचनाएं लिखी गई हैं। सूफी कवि है न्यामत खान जान। न्यामत खान जान जान कवि के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा इन्होंने सूफी रचनाएं लिखी हैं। एक बार ये फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन भी आया था कि सबसे अधिक सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथों की रचना किस कवि ने की है, उसका उत्तर था जान कवि। तो न्यामत खान जान कवि ने भी जफरनामा के नाम से एक पुस्तक लिखी, एक प्रेमाख्यान लिखा है। और इसी संदर्भ में गुरु गोविंद सिंह का नाम भी बहुत चर्चित है। गुरु गोविंद सिंह ने भी इसी नाम से एक पुस्तक लिखी है जफरनामा, जिसमें औरंगजेब की जो काली करतूतें हैं, जो उसके धर्मांध कार्य हैं, उसकी पूरी चिट्ठी एक फेहरिस्त उन्होंने पेश की है। तो इस प्रकार जफरनामा का संदर्भ आप याद रखेंगे। सरफुद्दीन यजदी की किताब में पहली बार, जो जफरनामा किताब है उसमें पहली बार हिंदी शब्द का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार हिंदी शब्द से मैंने आपको ये 2-3 बातें बतलाई। चूंकि ये प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और रिपीट हो सकते हैं, मैटर ये नहीं करता है प्रश्न आसान है कठिन है, बल्कि कई बार तो आसान प्रश्नों को भी हम गलत कर देते हैं। तो प्रत्येक चीज को हमको ध्यान से लेना है। दूसरा फिर अब पहलू है साहित्य का इतिहास। तो जिसे हम साहित्य का इतिहास कह रहे हैं, इसको आप ऐसे जानेंगे कि साहित्य हमारे आने वाले समाज की चिंता करता है। साहित्य का स्वरूप आदर्शवादी है और इतिहास उसकी बात करता है जो चला गया है। तो जो विगत है वो इतिहास है। इति प्लस है प्लस आस, ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। इतिहास शब्द की शाब्दिक व्याख्या है। तो एक तरफ तो है साहित्य जो आने वाले कल की बात करता है, और एक तरफ है इतिहास जो जा चुका है उस कल को व्यंजित करता है। अब सवाल यह है कि दोनों विरोधाभासी चीजें, इनको हम एक साथ करके व्यक्त कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? तो मित्रों, साहित्य का इतिहास जो सामान्य इतिहास होता है, जिसे हम इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल, मॉडर्न उसमें पढ़ते हैं, ये उससे अलग है। क्योंकि ये केवल तथ्यात्मक नहीं है, इसकी मूल संवेदना है कि आप अतीत में जा रहे हैं और अतीत के उन रचनाकार और उन कृतियों का अध्ययन कर रहे हैं जो वर्तमान को संवारने में अपना योगदान देंगी और एक बेहतर भविष्य के निर्माण की आकांक्षा को व्यक्त करेगी। तो इस प्रकार जिसे हम साहित्य का इतिहास कह रहे हैं, वह एक सूचनात्मक तथ्यात्मक मात्र नहीं है, बल्कि वह तो हमारे समाज को किन बिंदुओं से लेकर के आगे बढ़ाना होगा और उन बिंदुओं की उपयोगिता अतीत में किस प्रकार की रचना धर्मिता में वो किस प्रकार से पल्लवित हुई, उसका हम अध्ययन करते हैं। अब देखिए, हम साहित्य के इतिहास के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण विचारकों के कथन को देखते हैं। बहुत बड़े हिंदी के इतिहासकार हैं, साहित्य के इतिहासकार के नाम में रामचंद्र शुक्ल का नाम सर्वोपरि है, आप जानते ही हैं इस चीज को। तो रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में साफ तौर से परिभाषा दी है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की संचित चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जैसे जैसे जनता की इन चित्तवृत्तियों में बदलाव आता जाता है, वैसे वैसे साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आता जाता है। जनता की इन संचित चित्तवृत्तियों की परंपरा को साहित्य की परंपरा के साथ सामंजस्य करके दिखाना ही साहित्य का इतिहास होता है। ये कथन हमारे बहुत बड़े साहित्य इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल का है। इसका मतलब ये हुआ कि जनता की जो चित्तवृत्तियां हैं वो साहित्य में प्रतिफलित होती है और जनता की इन चित्तवृत्तियों का निर्माण उस युग का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो सांस्कृतिक परिवेश होता है वो जनता की चित्तवृत्तियों को निर्मित करता है। इस प्रकार कहीं न कहीं रामचंद्र शुक्ल ये कहना चाह रहे हैं कि जनता अपने तदवीन वातावरण से प्रभावित होती है और उस प्रभाव को ही हम साहित्य में रूपायित होते हुए देखते हैं। इसलिए रचना की सामाजिक सरोकारों पर रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की सौदेश्यता पर विशेष बल दिया है।
तो एक बात तो हुई रामचंद्र शुक्ल की, कुछ 2-3 कथन के द्वारा हम जान पाएंगे कि साहित्य के इतिहास के बारे में हमारे बड़े बड़े आलोचक क्या मानते हैं। एक नाम आपने अच्छे से सुन रखा है, बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट का बहुत चर्चित निबंध है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये बिल्कुल बात लगभग रामचंद्र शुक्ल जैसी ही है कि जन समूह के हृदय की भावनाओं का जो विकास होता है वही विकास हमें साहित्य में प्रतिफलित होते हुए दिखलाई देता है। और एक विचार आपने अच्छे से सुन रखा होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े संपादक भी हैं, आलोचक और निबंधकार भी हैं, इनके नाम से ही एक कालखंड को इंगित किया जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ही द्विवेदी युग उसका नामकरण हुआ है, जो कई बार भ्रम से हजारी प्रसाद द्विवेदी लोग याद कर लेते हैं। अभी परीक्षा में आया भी था और बहुत अच्छे विद्यार्थी यहाँ भी चूक कर गए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। तो साहित्य को ज्ञान राशि के संचित कोश से जोड़ देने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी अपनी संकल्पनाओं को लेकर के अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। और इसी संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वैसे तो इनका वास्तविक नाम व्योमकेश शास्त्री रहा है, बचपन में इनका नाम बैजनाथ भी रहा है। व्योमकेश शास्त्री, व्योमकेश शास्त्री का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। विश्वनाथ त्रिपाठी ने इनकी जीवनी लिखी थी ना, व्योमकेश दरवेश, उसका क्वेश्चन आया था एक बार ग्रेड फर्स्ट में कि किस विधा की है जीवनी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी व्योमकेश शास्त्री का मानना है, साफ कहते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। तो इस प्रकार साहित्य के केंद्र में मनुष्य है, मानवता है, समाज है, समाज की समस्याओं की चिंता है। और जब हम इसके साथ इतिहास शब्द को जोड़ते हैं तो इसका अर्थ ये निकलता है कि हम किस प्रकार अपने वर्तमान परिवेश को बेहतर बनाने के लिए अतीत के रचनाकारों की संवेदनाओं का अध्ययन करते हैं। साहित्य के इतिहास को हम तथ्यों का संकलन या अन्वेषण मात्र नहीं कह सकते। साहित्य का इतिहास संस्कृति का एक परिशिष्ट मात्र भी नहीं है। साहित्य का इतिहास एक बौद्धिक अनुशासन मात्र भी नहीं है, बल्कि सच कहें तो प्रोफेसर मैनेजर पांडे का कथन उद्धृत किया जाए तो सच बात तो यह है कि साहित्य का इतिहास ना तो वर्तमान से पलायन का साधन है और ना ही अतीत की आराधना का मार्ग। वह अतीत की अंध पूजा नहीं करता है, वह वर्तमान के कटु यथार्थ के दंश से बचने के पलायन का नाम नहीं है। साहित्य का इतिहास का मतलब है साहित्य की निरंतर विकासशील सृजनशीलता में आस्था का बोध। अब देखिए, एक बार एक प्रश्न आता है परीक्षा में और उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि साहित्य के इतिहास का कौन सा एक स्वरूप सही इंगित होता है, और उसका आंसर था कि साहित्य का इतिहास साहित्य की निरंतर परिवर्तनशीलता और उसकी गतिशीलता में आस्था रखता है, ये चीज। तो जो सामान्य हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, जिसमें हम प्राचीन भारत मध्यकाल पढ़ते हैं, उस इतिहास का साहित्य के इतिहास से अंतर इस बात को लेकर के है कि वो तथ्यात्मक है। खानवा का युद्ध हुआ, किसके बीच हुआ, वगैरह वगैरह बात चलता है। यहाँ पर जो असली फोकस है साहित्य के इतिहास का, वो है आप अतीत को आधार बनाकर कैसे अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। तो अब हम ये कहते हैं कि हमने मलिक मोहम्मद जायसी पढ़ा है या कबीर पढ़ा है और कबीर की रचना का नाम बीजक है, केवल इतनी सूचना हमें साहित्य के इतिहास से नहीं लेनी होती है। सच तो ये है कि कबीर की उस विचारधारा का उस समय में क्या मूल्य था, आज कौन सी समस्याएं हैं, और कबीर दास का साहित्य हमें इन समस्याओं से मुक्ति पाने में किस प्रकार से अपना योगदान दे सकता है, किन रचनाकार की रचना धर्मिता के किन मूल्यों को अपनाकर हम अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं, इन तमाम पहलुओं का जब आप समग्र अध्ययन करते हैं तो आप साहित्य का इतिहास पढ़ रहे होते हैं। इसलिए मैं आपको पुनः ये बात कह दूं कि साहित्य के इतिहास को केवल रचना और रचनाकारों के तथ्यों की संकलन के जन्म मरण से ही जोड़ करके ना देखें। उसकी जो व्यापक अवधारणा है वो बहुत बड़ी अवधारणा है। हम अब निष्कर्ष रूप से एक बात कहते हैं कि जिसे हम साहित्य का इतिहास कहते हैं वह वास्तव में वर्तमान चेतना के संदर्भ में अतीत की तरफ जाते हैं और अतीत की रचनाओं की व्याख्या वर्तमान चेतना के संदर्भ में इस प्रकार से करते हैं कि हम अपने एक बेहतर
एक आदर्श भविष्य का निर्माण कर सकें, ये मूल संकल्पना साहित्य के इतिहास की है। अब एक दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जब हम साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो हम इसका नामकरण करते हैं कि ये आदिकाल है, ये भक्ति काल है, ये रीति काल है, हम इसका काल विभाजन करते हैं। तो ये नामकरण और काल विभाजन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक आप साहित्य के विद्यार्थी है और आप लोगों को अब नई शिक्षा नीति के तहत तो बोलना आना जरूरी भी है। आपको पता ही है कि साक्षात्कार एक बहुत बड़ी चीज़ है, और वैसे भी केवीएस और एनवीएस या अभी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में तो बिना साक्षात्कार के काम भी नहीं चल रहा है। और यहाँ से आगे तो स्कूल एजुकेशन में आप स्कूल लेक्चर भी बनेंगे तो भी उसके लिए साक्षात्कार कंपलसरी है। तो आपको वाचाल हाजिर जवाबी भी होना है, वो आप तभी हो पाएंगे जब आपकी संकल्पना स्पष्ट है। अब कोई हमसे ये पूछता है कि भाई एक ही नाम क्यों नहीं दे दिया उसका कि हिंदी साहित्य का इतिहास, बस उसका हमको काल विभाजन नामकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो देखो, आप उसका नामकरण इसलिए करते हैं, आप उसका काल विभाजन इसलिए करते हैं, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं और इसलिए आलोचक करते हैं क्योंकि काल विभाजन और नामकरण के द्वारा हमें ये अच्छे से विदित हो जाता है कि अमुक समाज में कौन कौन सी जनमानस की चित्तवृत्तियां रही थी और उन्होंने किस प्रकार के साहित्य का निर्माण किया। तो समाज और साहित्य के अन्योन्याश्रित संबंधों की गत्यात्मक व्याख्या के लिए ये जरूरी है कि हम काल विभाजन और नामकरण करें। इस काल विभाजन और नामकरण के एक बहुत बड़ा इसका फायदा यह भी है कि हम साहित्यिक परंपराओं के उत्थान और पतन को अच्छे से समझ पाते हैं, और इससे भी बड़ी बात यह है कि हम इस बात को अच्छे से जान पाते हैं कि अमुक समाज ने उस दौर के साहित्य को, समाज और साहित्य ने एक दूसरे को किस दिशा और दशा में प्रभावित किया है। इन संबंधों की गत्यात्मक व्याख्या हम साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण करके ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ एक सामान्य बिंदु जिसकी हमने बातचीत की कि साहित्य के इतिहास का एक सामान्य परिचय क्या हो सकता है। और मैं आपको फिर से बतला दूं कि जब हम साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो हमारा असली फोकस इसी बात पर होता है कि जो तथ्य हैं वो अपनी जगह है, लेकिन उस तथ्य के द्वारा जो सत्य व्यक्त हो रहा है, जो रचना धर्मिता का आंतरिक सत्य है, जो अवधारणाएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को युगबोध के संदर्भ में विश्लेषित करना, ये हम साधकों की एक वास्तविक स्थिति होगी अध्ययन करने की। अब देखिए, आप देखेंगे काल विभाजन एवं नामकरण की आवश्यकता का आधार औचित्य। हम काल विभाजन और नामकरण करते हैं, इसका औचित्य क्या है और इसको करने की आवश्यकता क्या है, उसकी हमने यहां एक रूपरेखा आपको दिखलाई है। वैसे तो काल एक निरंतर और सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है। देखिए, आपने थॉमस स्टर्न्स इलियट का नाम सुन रखा होगा, जिसने एक परंपरा बोध एक सिद्धांत दिया था, व्यक्तिगत प्रज्ञा का और परंपरा का सिद्धांत। उन्होंने भी कहा है कि असल में जो ये समय है और जो साहित्य है, ये साहित्य एक नदी की तरह प्रवाहित है, और इस नदी का एक छोर अतीत में रहता है और इसका दूसरा छोर वर्तमान में अनुस्यूत रहता है, और दोनों छोर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो काल एक निरंतर एवं सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है। काल का प्रभाव अविच्छिन्न है, निरंतर बहता रहता है, आप उसे अलग नहीं कर सकते हैं। और सच्चाई तो ये है कि दार्शनिक दृष्टिकोण से कहें तो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तीनों को अलग करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इसके बावजूद भी हम क्या करते हैं कि हम इसका नामकरण करने की कोशिश करते हैं। तो साहित्य इतिहास में काल विभाजन और नामकरण एक अनिवार्य घटक है। आपसे पूछे कि क्या करना आवश्यक है, ये बिल्कुल नामकरण करना आवश्यक है। और इतिहास की विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की घटनाओं एवं प्रवृत्तियों के विकास क्रम को स्पष्ट करना। यदि आपने ये काल विभाजन और नामकरण नहीं किया
तो आप विभिन्न परिस्थितियों का मतलब है उस देश में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इस तरह की जो परिस्थिति चल रही हैं, उन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य ने कौन सी घटनाओं को, किन प्रवृत्तियों को जन्म दिया, कहां तक उसको प्रभावित किया, कहां तक स्वयं प्रभावित हुआ, इस बात को हम कैसे समझेंगे। इसलिए नामकरण अनिवार्य घटक है। इतिहास की विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की घटनाओं एवं प्रवृत्तियों के विकास क्रम को स्पष्ट करना काल विभाजन का मूल उद्देश्य है, मूल लक्ष्य है, अपरिहार्य है। काल विभाजन एवं नामकरण की आवश्यकता को हम यदि बिंदुवार बांटे तो हम इन बिंदुओं की बात कर सकते हैं। ये आप किसी भी साक्षात्कार के लिए तैयार कर सकते हैं। एक अच्छी परीक्षा में क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि शुरू में आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने जो सिंधु शब्द हिंदू शब्द बताया है ये तो हम जान रहे हैं, पारसी फारसी, लेकिन मैंने कहा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल हमको समग्र अभिव्यक्ति की तैयारी करनी है। हम ये खोल करके बैठ जाते हैं कि हम तो भाई हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। अरे भाई किसका पढ़ रहे हैं भाई, शुक्ल का पढ़ रहे हैं। अरे क्या आपको पता है कि जो आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हो उस साहित्य के इतिहास का स्वरूप क्या है। कोई हमसे बातचीत से ही पूछ ले कि भाई नामकरण क्यों कर रहे हो, काल विभाजन क्यों कर रहे हो, कोई कुछ भी पूछ सकता है, परीक्षा में पूछ सकता है, व्यवहारिक रूप से पूछ सकता है। तो इन तमाम पहलुओं की जानकारी होना हमें जरूरी हो जाता है। देखिए तो इसमें देख सकते हैं साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के दिशा परिवर्तन में आप गौर कीजिएगा। ये देखो साहित्य की जो भी प्रवृत्तियां होती हैं, आपको पता है कि प्रत्येक कालखंड की अपनी प्रवृत्ति है, द्वितीय काल की अलग, रीति काल की अलग, भक्ति काल की अलग। तो उन प्रवृत्तियों को जो दिशा परिवर्तन दी जा रही है, उन दिशा परिवर्तन में जनमानस की जो चेतना है उसकी भूमिका क्या है। तो उस जनमानस की चेतना को स्पष्ट करने के लिए काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता है। बिंदुओं को कंठस्थ याद कर लेंगे आप लोग। साहित्य के अंतर्निहित तत्वों का उद्घाटन करके उसकी मूल प्रेरणा। अरे भाई जो साहित्य का अपनी संवेदनात्मक जो क्रमिक विकास होता रहा है, आप देखिए सरेपा से लेकर के जहिमन पवन संच रही, वहां से लेकर के और अब यहाँ गोरख पांडे के आशा का गीत समकालीन कविता तक जो हिंदी कविता के मूल्यों में बदलाव हुए हैं, तो उन बदलाव के मूल्यों की चेतना एकाएक तो आने गई। प्रवृत्तियां निरंतर विकसित होती रही है। तो इन प्रवृत्तियों के निरंतर विकसित होने के स्वरूप को हम जान पाते हैं काल विभाजन और नामकरण के द्वारा। तो साहित्य के अंतर्निहित तत्वों का उद्घाटन करके उसकी मूल प्रेरणा का विश्लेषण करना और जनहित की कसौटी पर साहित्य का मित्रों मूल्यांकन करना। क्योंकि देखो कुछ भी आप कह लो, हिंदी में आप किसी कविता को उठाओ, किसी नाटक को, निबंध को, किसी भी विधा को लो और आप मुझे बताओ कि क्या उस विधा का अंतिम उद्देश्य मानवता की स्थापना करना नहीं है क्या। हर विधा का एक ही उद्देश्य है। हिंदी सिर्फ आपको प्रेम सिखाती है, प्रेम, ये विषय ही प्रेम का है, ये मातृभाषा सब कुछ हमारी। ये प्रेम के रूप कई हो सकते हैं। ये जब प्रकृति से जुड़ता है तो प्रकृति प्रेम, और समाज से जुड़ता है तो समाज प्रेम, मानवतावादी प्रेम से लेकर के व्यक्तिगत प्रणयमूलक प्रेम, और राष्ट्रवाद भी इसी की एक पूंजी है। इस प्रकार साहित्य, कई बार आपसे कोई भी पूछ सकता है भाई आपने हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट लिया है, आपने क्यों लिया है। अरे हिंदी हमारे संस्कारों की भाषा है। आप बोलिए, आप बताएंगे कि हिंदी जो है वह इतनी संस्कार संवेदनशील भाषा है कि वह हमारी संवेदना का परिष्कार करती है। साइंस आपके मस्तिष्क का विकास करेगा तो हिंदी आपकी संवेदनाओं का परिमार्जन का विषय है। और मनुष्य को मनुष्यता प्रदान करने वाली भाषा ही मैं मानता हूं कि वो हिंदी है। आप देखिए कि चांद पे, अंतरिक्ष पे, सब जगह पहुंच गए हम लोग, लेकिन आज ही मन में वही कलुषता है, क्योंकि मस्तिष्क तो इतना बढ़ता गया लेकिन हृदय क्षेत्र पीछे रह गया। हृदय है हिंदी। जैसे रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र में आप 6ठ सर्ग को पढ़ो कि बढ़ता ही गया मस्तिष्क निश्शेष, बहुत पीछे छूट कर रह गया हृदय का देश। तो ये हृदय का देश है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं है, ये हिंदी साहित्य नहीं है, ये हमारा हार्ट, ये हृदय का देश है। और मनुष्य को मानवीय बनाने का ये विषय है, ये संवेदनाओं के परिष्कार का, रागात्मक जीवन मूल्यों का मानव जीवन में संचरित करने का विषय है। इसलिए आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि जनहित की कसौटी पर साहित्य का मूल्यांकन करने के लिए जरूरी है कि आप नामकरण दें, आप काल विभाजन करें।
साहित्य की अंतर्निहित चेतना का जो क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक किस प्रकार से विकास हुआ, उस विकास को दिखाने के लिए जरूरी है कि आप इसे आदिकाल कहें, आप इसे भक्ति काल कहें। हालांकि नामकरण लोगों ने कई कई दिए हैं, उसके अपने पीछे तर्क होते हैं, पर नामकरण देना आवश्यक होता है। और साहित्य की परंपरा के उत्थान और पतन को रेखांकित करने के लिए, वरना यदि हम नामकरण नहीं करेंगे तो साहित्यिक परंपराओं के उत्थान और पतन का हमें कैसे मालूम चलेगा। इसलिए भी काल विभाजन और नामकरण करने की आवश्यकता पड़ती है। ये एक सामान्य चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि यदि हमको जानकारी में नहीं है तो फिर हम ना तो बोल पाएंगे, नहीं कभी क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि आप तो ये छोड़िए कि बोलना है, एक बेहतर परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करने की आवश्यकता क्यों है या क्यों नहीं है। अब आपको 4 बिंदु बना के दे देगा वो, और उस बिंदु में आपको 1 2 3 4 में से एक कोई असंगत दे देगा। और हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जैसे ही हम इस बड़े बड़े पंक्तियों के विकल्प को देखते हैं उत्तर में, तो समझ में ये नहीं आता कि करना क्या है, इसको छोड़ दें क्या, हड़बड़ाहट में कुछ गलती कर देते हैं। और आजकल आपको पता ही है कि लगभग 50% से ज़्यादा सवाल अब अवधारणात्मक आ रहे हैं। अब चीज़ें बदल गई हैं, कंपटीशन बढ़ रहे हैं। अब ज़माना लद रहा है कि कविता रत्नाकर के रचनाकार का नाम पूछ के तीसरी हो जाए। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि सेनापति की कविताई के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इन अवधारणाओं की जानकारी, और ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इन अवधारणाओं की जानकारी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसलिए देखो, हमने आपके लिए एक नया प्रयोग किया है, एक नवाचार किया है। आपको भी लग रहा होगा कि यहाँ गुरुजी जो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, नवाचार है, नए जीवन है, नए प्रयोग हैं। आप भी अब तक की जो आपकी पढ़ाई का तरीका रहा है उसको बदलिए। यदि आप सफलता में 1 2 नंबरों से, कुछ नंबरों से पीछे हट रहे हैं, तो ऐसे नवाचार लाओ कि जो हिंदी वालों के बारे में एक धारणा है ना कि ये तो पुरातन पंथी हैं, लकीर के फ़कीर हैं, बेचारे एडजस्ट करने वाले हैं, तो वो सब चीज़ें अब दरकिनार है। साहित्य को भी हम आधुनिक ढंग से कैसे पढ़ें, ये एक सवाल हम सबके सामने है। और ये सब कोरोना की देन है, आपको पता ही है इस चीज़ का। चलो, अब इसके पश्चात हम बात करते हैं अगले बिंदु की, और वो बिंदु है हमारा साहित्य इतिहास लेखन की प्रविधियां। लेखन की प्रविधियां, देखिए यहां से भी प्रश्न आते हैं। आप ये दिमाग में अच्छे से रख लो कि साहित्य का इतिहास में हमने आदिकाल से ही शुरू कर दिया, भाई वहीं से चैप्टर शुरू है, नहीं। उससे पहले इन पृष्ठभूमियों से भी अच्छी मात्रा में क्वेश्चन परीक्षा में आते रहते हैं। तो देखिए, साहित्य इतिहास लेखन की प्रविधियों में आम तौर से विचारकों ने इसको 4 प्रविधियों में बांटा है, और इन 4 प्रविधियों में पहली प्रविधि है वो है वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति। दूसरी पद्धति है वो है कालानुक्रम पद्धति, और तीसरी जो पद्धति है वो है वैज्ञानिक पद्धति, और एक है वो है विधेयवाद, जो बहुत लोकप्रिय पद्धति रही है, रामचंद्र शुक्ल विधेयवाद में ही है। अब देखिए, साहित्य इतिहास लेखन की प्रविधियां, साहित्य इतिहास लेखन जो भी किया गया है हिंदी के अंतर्गत, उस परंपरा का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि उसकी प्रविधियों में कौन कौन सी प्रविधियां काम कर रही हैं। साहित्य इतिहास लेखन की 4 प्रविधि हैं। वर्णानुक्रम, आप इसको पद्धति कह लो, आप इसको प्रविधि कह लो या तरीका कह लो, इन सब का मतलब वही है। वर्णानुक्रम सबसे घटिया स्तर की पद्धति है। इसमें क्या है कि वर्णों, जो रचनाकार है उनके वर्णों को एक साथ इकट्ठा करके नहीं, और जैसे कि हम 12 खड़ी जमाते हैं, वर्णमाला जमाते हैं, तो वर्णमाला जमाते हुए ही इनका कवियों का विवेचन कर देते हैं। अब जैसे मान के चलो कि कबीरदास,
कैसे कबीर है, और कैसे तो केदारनाथ भी अग्रवाल है, केदारनाथ अग्रवाल भी है, और कैसे तो केशवदास भी है। तो इतिहासकार क्या करेगा, ये इन वर्णों को एक साथ ही इन कवियों का विवेचन करेगा। ये बिल्कुल भी अनुपयोगी पद्धति है। और पद्धति क्या है, ये एक प्रकार के शब्दकोश हैं, शब्दकोश जमाते हैं हम वर्णों के आधार पर। इस प्रकार इस पद्धति में जो हमारे प्रारंभिक दो इतिहास लिखे गए हैं, आप समझ गए होंगे। प्रारंभिक दो इतिहास में एक तो है गारसा द तासी, एक तो है गारसा द तासी, गारसा द तासी, और एक है शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर। इन्होंने सबसे पहले इतिहास लेखन शुरू किया था और इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का उपयोग किया। आप ध्यान रखना, साहित्य इतिहास लेखन की ये अलोकप्रिय पद्धति है। यदि लोकप्रिय पद्धति की बात करोगे, सर्वाधिक सफल पद्धति प्रविधि की बात करोगे, तो आपका उत्तर होगा विधेयवाद। तो प्रारंभ में गारसा द तासी ने ईश्वर दला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, इस नाम से जो पुस्तक लिखी है इतिहास की, वो उन्होंने इसी वर्णानुक्रम पद्धति में लिखी है। अब रामचंद्र शुक्ल तो ये अपने से पहले जो लिखे गए ग्रंथ हैं, इनको इतिहास ग्रंथ मानते ही नहीं है, और वो सही है ऐसा सोचते हैं। तो क्योंकि इनमें क्या किया, इन्होंने केवल रचनाकारों के जन्म, कवियों का परिचय, रचनाओं का परिचय मात्र दिया। तो रामचंद्र शुक्ल ने तो इन ग्रंथों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, वो है इतिव्रत, कि भाई ये तो इतिव्रत लिखे हैं इन्होंने, इतिव्रत संग्रह हैं ये कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है। और वो ठीक भी कहते हैं। तो आप देखेंगे कि शिव सिंह सेंगर ने जो शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिखा है, आप सब उसके नाम से विदित हैं, उन्होंने भी इस वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया है। एक प्रकार से ये अमान्य पद्धति है, और इनको पद्धति क्या कहना, साहित्य इतिहास लेखन क्या कहना, ये तो शब्दकोश जैसे प्रतीत होते हैं। दूसरा है कालानुक्रम पद्धति। इसका प्रयोग भी आप जानते हो कि सबसे पहले जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया है। पूरा नाम इनका जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन है, जो आयरलैंड के निवासी हैं, और इन्होंने अंग्रेजी में अपना इतिहास लिखा था, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सबसे पहले कालानुक्रमी पद्धति को अपनाने वाले ग्रियर्सन ही हैं। और ग्रियर्सन के बाद में जो मिस्र बंधुओं ने लिखा है, इन मिस्र बंधुओं ने भी इसी पद्धति को अपनाया है। तो कालानुक्रमी पद्धति में, और इन्होंने क्या, इन्होंने तो शुरुआत की है, बाद में तो चाहे रामचंद्र शुक्ल हैं या कोई भी है, या आज का इतिहासकार है डॉक्टर बच्चन सिंह हैं, जो भी हैं, वो सभी कालानुक्रमी पद्धति को अपनाते हैं। पर चूंकि उनका ध्यान कालक्रम से ज़्यादा किसी और महत्वपूर्ण बिंदु पर है, इसलिए ये अलग से भी दो पद्धतियां बनाई गई हैं। तो प्रारंभ के दो इतिहास तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रारंभ के दो इतिहासकारों ने इस पर वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा है। उसके बाद के दो इतिहासकारों ने, ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने, कालानुक्रमी पद्धति में लिखा है। आप ये भी ध्यान रखना, कालक्रम के लिए भी इनको लगा सकते हैं कि निम्नलिखित हिंदी साहित्य इतिहासकारों को क्रम से लगाओ। भाई साहित्य इतिहास लेखन जिस क्रम से इन्होंने किया है, तो सबसे पहले गारसा द तासी हो गए, फिर सेकंड नंबर पर शिव सिंह सेंगर हो गए, थर्ड नंबर पर ग्रियर्सन हो गए, और चौथे नंबर पर मिस्र बंधु हो गए। हालांकि इस बीच में एक दो छुटपुट रचनाएं इतिहासकार और भी आए हैं, लेकिन मुख्य धारा में तो हम इन्हीं का अध्ययन करते हैं। तो कालानुक्रमी पद्धति में पहले कवि कौन जन्मा है, पहले उसका उल्लेख करो, जो बाद में जन्मा है उसका बाद में उल्लेख करो, जो जहां जन्मा है उसका उसी प्रकार से विवेचित करना कि सबसे पहले कौन है, उसके बाद कौन आया, उस प्रकार से काल के आधार पर, कालखंड के अनुक्रम को बना करके जो इतिहास लिखे गए। तो ग्रियर्सन का मिस्र बंधुओं का मिस्र बंधु विरोध, वो भी इसी पद्धति पर हुआ। और वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है कि एक जो वैज्ञानिक होता है तटस्थ रहता है, निरपेक्ष भाव से अनुसंधान करता है, और तथ्यों का संकलन करके अपने निष्कर्ष निकालता है, वो निश्चित निष्कर्ष निकालता है। तो कहीं न कहीं साहित्य इतिहासकार भी जो तटस्थ होकर के तथ्यों का अन्वेषण संकलन करके अपने निष्कर्ष देता है। और इस पद्धति में गणपति चंद्रगुप्त का नाम बहुत विशेष है। गणपति चंद्रगुप्त का जो इतिहास है, और आप सब जानते हैं गणपति चंद्रगुप्त का इतिहास हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में प्रकाशित हुआ, उसका तो नाम ही ग्रंथ का ये है। तो ये होती है वैज्ञानिक पद्धति।
अब कई बार दिक्कत ये आती है कि वैज्ञानिक पद्धति में हम रामचंद्र शुक्ल का भी नाम सुनते हैं कि यार रामचंद्र शुक्ल ने भी तो वैज्ञानिक ग्रंथ ही लिखा है। अभी आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, भी वैज्ञानिक से संदर्भ से आया हुआ क्वेश्चन है, उसकी बात करेंगे जब परंपरा पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि रामचंद्र शुक्ल ने जिस प्रकार से काल विभाजन और नामकरण किया है सुव्यवस्थित ढंग से, उस आधार पर उस वर्गीकरण को हम वैज्ञानिक वर्गीकरण कह देते हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है वो कहलाएगा तो विधेयवादी ही। रामचंद्र शुक्ल एक विधेयवादी इतिहासकार हैं। और थोड़ी सी बात हम कर लें कि विधेयवाद क्या है। तो देखिए कि विधेयवाद की जो जनक है वो एक फ्रांसीसी विद्वान है और उनका पूरा नाम है हिप्पोलाइट टेन। टेन एक फ्रांसीसी विद्वान है, फ्रेंच विद्वान। और इस फ्रांसीसी विद्वान ने विधेयवाद को जन्म दिया। विधेयवाद में 3 तत्व हैं, जाति, वातावरण और क्षण। चौथा आपको बेमेल दे सकता है कि विधेयवाद का कौन सा अनिवार्य तत्व नहीं है, दे देगा एक परंपरा, जाति, वातावरण, क्षण और परंपरा। तो ये 3 विधेयवाद के अनिवार्य तत्व हैं। इसका मतलब यह है, टेन अपने विधेयवाद में इस बात को स्थापित करता है कि कोई भी समाज, कोई भी जातीय समाज अपने तद्युगीन वातावरण से क्षण भर में प्रभावित होता है। यानी कि रचनाकार की रचना धर्मिता को तद्युगीन वातावरण, जो सामाजिक हो सकता है, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये तद्युगीन वातावरण से रचनाकार तुरंत प्रभावित होता है और ये परिवर्तन उसकी रचना धर्मिता में दिखते हैं। अब आप याद करो, रामचंद्र शुक्ल को विधेयवादी कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने पूरे इतिहास में इस दृष्टिकोण को अपनाया है कि इन्होंने जो रचना का तद्युगीन वातावरण में विश्लेषण करने पर बल दिया है वो पूरा की पूरा उन पर विधेयवाद का असर है। और शुक्ल जी तो साफ कहते हैं कि कोई भी रचनाकार या कोई भी रचना तद्युगीन वातावरण के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं उनसे वो रचना प्रभावित होती है। अब आप याद करो कि भक्ति काल या भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल का क्या कहना हुआ कि इस्लाम के भारतीय आगमन और उससे उत्पन्न प्रतिक्रिया ने भक्ति आंदोलन को जन्म दिया। यानी इधर से तो इस्लाम भारत में आया और इधर से जनता हारी और नैराश्य की भावना में हरे रामा हरे कृष्णा, सगुणा निर्गुणा सब आ गए। तो इस प्रकार इन्होंने साहित्य को तुरंत प्रभाव से जोड़ करके देखा है। तो जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं, वो भी साहित्य के, वो इस प्रकार के तुरंत प्रभाव की चर्चा ना करके अपने साहित्य में जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को परंपराओं से जोड़ के देखते हैं। वो साफ कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाकार की प्रासंगिकता चली आ रही ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा के भीतर तय होगी और कोई भी रचना में एकाएक नई प्रवृत्तियां नहीं आ जाती। ये प्रवृत्तियां कहीं न कहीं अपनी परंपराओं से ऐतिहासिक सांस्कृतिक चिंतन धारा का सहज विकास होती है। तो इस प्रकार जो परंपरा का निरंतर ये बोध है वो रामचंद्र शुक्ल का नहीं, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का सत्य है। इस वैचारिक अंतर को भी हम ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार 2 बड़े साहित्य के इतिहासकार अपने वैचारिक मतभेद रखते हुए भी एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक ही हैं। तो ये साहित्य इतिहास लेखन की प्रविधियां हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वह विधेयवादी पद्धति में लिखा गया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इसके पश्चात जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। देखिए, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा हमारा, जब हम हिंदी साहित्य का अध्ययन शुरू करते हैं तो किसी भी परीक्षा के सिलेबस का पहला टॉपिक ये होता है। साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की जब बात करते हैं तो आप सबके जेहन में एक पहला जो शब्द आता है वो है गार्सदतासी। बिल्कुल ठीक आप सोच रहे हैं
गार्सा दा तासी को कह देते हैं, इनका पूरा नाम है गार्सिन हेलिडोर, गार्सिन जोसेफ हेलिडोर तासी। पर चूंकि ये पूरा परीक्षा में नाम परीक्षा में पूछता भी नहीं है, आप तो बस ये ध्यान रखो कि गार्सा तासी हिंदी के प्रथम साहित्य इतिहासकार हैं और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया इतिहास है, क्योंकि फ्रांसीसी विद्वान थे। इनके इतिहास का आप नाम देखेंगे तो आप सबको वो याद भी है, लेकिन प्रश्न परीक्षा में किस प्रकार से आते हैं और कैसे आपको याद रखना है। Histoire de la littérature हिंदुस्तानी, ये इनका इतिहास ग्रंथ है और आप सब जानते हैं कि ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। फर्स्ट है 1839 ईस्वी और सेकंड है 1847 ईस्वी। ये ध्यान जरूर रखें आप कि कहीं कहीं ये 46 भी लिखा मिलता है, लेकिन ये 47 बिल्कुल सही डेट है। सभी इतिहास ग्रंथों की हमें डेट याद नहीं रखनी है, लेकिन हमें जो बुनियादी इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी डेट, जो 15-20 इतिहास ग्रंथ है उनकी तारीख वर्ष जो परीक्षा में आता रहता है सवाल। अब Histoire de la littérature हिंदुस्तानी 2 भागों में प्रकाशित हुआ, 1839 और 47, और ये किस भाषा में लिखा गया है? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, क्योंकि ये फ्रांसीसी विद्वान थे और पेरिस में रहते थे। अब देखिए, आपको मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ और अक्सर छात्रों को सुनाता हूँ। जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पेरियार हॉस्टल में रहता था 104 नंबर के कमरे में, तो मेरा जो पहला पार्टनर मेरा बना, रूम पार्टनर, एक कमरे में 2 रहते थे ना, कि इस कंबली की गुफा में, तो वो एक विदेशी व्यक्ति था और मेरे दरवाजे को नॉक करके बोल रहा था क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इतनी साफ से तो वो नहीं बोल रहा था और मुझे हैरानी हुई, क्योंकि जो भी गोरे रंग के होते हैं हमारे लिए अंग्रेज होते हैं, हालांकि वो था फ्रांसीसी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हो? तो उसने कहा कि भाई कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी शब्दावली में, अपने लहजे में, आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है पहली बार, वो हमारे ही तो यहाँ के लोगों ने लिखा है, वो पेरिस का ही तो है, कि मैं पेरिस में लुई बागा मोहल्ले में रहता हूँ और वहीं उनकी पुश्तैनी पीढ़ियाँ हैं। अब आप देखिए कितने गर्व और गौरव से व्यक्ति एक बात बतलाता है। और उसने एक और नई जानकारी जो मुझे दी कि गार्सा दा तासी ने न केवल आपके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, बल्कि फ्रेंच की बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं का, बहुत सारी इटालियन क्षेत्रीय भाषाओं का भी इतिहास लिखा है। सच बात तो ये है मित्रों कि गार्सा दा तासी को इतिहास लिखने का एक रोग था। और रोग तो आप कहोगे सर तो नकारात्मक सेंस में है। हाँ बिल्कुल सही है, ये नकारात्मक सेंस में ही मैं कह रहा हूँ इनको, क्योंकि ये कोई बहुत बड़े इतिहासकार नहीं है और इन्होंने कोई हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा उपकार भी नहीं कर दिया। आप देखेंगे कि इसमें इतनी ज़्यादा मिस्टेक हैं, इतनी गलतियां हैं कि ये भाई खुद ही कन्फ्यूज है कि मैं इतिहास जो लिख रहा हूँ वो किस विषय का लिख रहा हूँ। आप इसमें देखें तो टोटल इसमें 738 कवियों का जिक्र है, लेकिन इस 738 कवियों में आपको हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत के, गुजराती, मराठी तक के कवियों के नाम मिल जाते हैं। तो ये तो एक प्रकार से खिचड़ी हो गया। यस, आप देखिए एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास ग्रंथ एक खिचड़ी ग्रंथ सा प्रतीत होता है? उसका उत्तर है Histoire de la littérature हिंदुस्तानी। और उसका कारण यही है कि विभिन्न प्रकार के कवियों को ऐसे मिला दिया है, जैसे खिचड़ी में सब प्रकार के दालों को मिक्स कर देते हैं, ये एक प्रकार से ऐसा ही मिक्स यहाँ कर दिया गया है। और कन्फ्यूजन तो इस बात का बहुत ज़्यादा है कि इसमें भी इस बंदे ने हिंदी के 72 कवि गिनाए हैं कि भाई इसमें हिंदी के ये 72 कवि हैं, और 72 कवियों को इन्होंने गिनाना शुरू किया अंगद
अंगद से इन्होंने हेमंत तक कवि गिनाए हैं। कभी कोई फूड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि भाई अंगद पहला कवि, ये इन्होंने गिनाया है कि अंगद से लेकर के और हेमंत तक आपके हिंदी में 72 कवि हैं। अब ये भी डाटा आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कुल कितने इन्होंने कवि बताए हैं, 738, इसमें हिंदी के कितने हैं, 72। ये नहीं पूछेगा कि इसमें मराठी के कितने गिना दिए, इसमें पंजाबी के कितने गिना, अरबी फारसी के कितने गिना दिए, क्योंकि टोटल तो इतने हैं, हमको संबंध केवल हिंदी से है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप ये बताइए कि जो ये अंगद आपको दिखाई दे रहा है, तो ये अंगद नाम से कोई कवि आपको याद आता है क्या हिंदी में? क्योंकि इतनी हिंदी पढ़ने के बाद आज तक मुझे याद नहीं है कि अंगद नाम का कोई कवि हिंदी में हुआ हो। हाँ, ये बात सही है कि पंजाबी परंपरा में आप देखेंगे जब 10 सिख गुरु का अध्ययन करेंगे तो दूसरे सिख गुरु अंगद हैं, जिन्होंने कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी, वो आप जानते हो इस चीज को। और अंगद रावण संवाद के नाम से रामचंद्रिका के डायलॉग्स प्रसिद्ध है जो केशवदास ने लिखे हैं। बोलो कौन के सुत बाली के वे कौन बाली न जानिए, कांख छाप तुम्हें जो सागर सात न्यात बखानिए। तो वो अंगद रावण संवाद बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। लेकिन अंगद के नाम से कवि कौन हुआ बताओ? तो ये खुद इतना कंफ्यूज है कि सिर्फ हमको कंफ्यूज करने के अलावा इसने कुछ और दिया नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये कहता है बोले हेमंत कवि है। अब आप मुझे बताओ कि ये हेमंत कवि कौन हो गया? यदि आपको याद हो तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, बोला गुरुजी हेमंत कवि ये हुए हैं, क्योंकि ये आपके गुरु को तो याद नहीं है। हाँ, हेमंत के नाम से खड़ी बोली में पहली कविता प्रकाशित हुई थी सरस्वती में मैथिली शरण गुप्त की, आपको डेट भी याद होगी 1905। वो तो सबको याद है, वो परीक्षा में क्वेश्चन आता रहता है। और श्रीधर पाठक की पहली कविता जो 1900 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में, गुणवंत हेमंत, वो भी परीक्षा में आती रहती है, वो भी आपको पता है। लेकिन भाई लोगों, हेमंत और अंगद नाम के कवि मैंने तो नहीं सुने, न जाने, न आपने कहीं सुने होंगे। अब बताओ ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि नहीं करता? अरे भाई, ये कंफ्यूजन क्रिएट तो बिल्कुल करेगा, इसको करना भी चाहिए, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो भारत से सैकड़ों हजारों मील दूर बैठ करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहा है, और भाई कभी हिंदुस्तान में घूमने भी नहीं आया। तो सैकड़ों मील दूर बैठा एक व्यक्ति केवल सुनी सुनाई बातों को आधार बना करके अपनी बातों को स्थापित कर रहा है, तो गड़बड़ियां तो भयानक होंगी ही, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ये मस्तिष्क से भी मुझे तो ऐसे लगते हैं कि क्या विचलन की प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, आप कहोगे कि कैसे, ये बहुत बड़े सांप्रदायिक सामंतवादी मानसिकता के इतिहासकार रहे हैं। आप कह सकते हो कि ये एक प्रतिक्रियावादी और एक साम्राज्यवादी इतिहासकार लेखक रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक घटना बतलाता हूं, और बहुत कम विद्यार्थी उस घटना से परिचित होते हैं। आप देखिए, 1837 ईस्वी की एक बड़ी घटना घटती है, जब अंग्रेजों ने लंबे समय से चली आ रही जो राजकाज की भाषा है, जो फारसी थी, आपको पता है पूरे मध्यकाल में, सल्तनत काल, मुगल काल में फारसी जो आधुनिक काल तक भी चली आई थी, तो उस फारसी राजभाषा को हटाकर उसके स्थान पर इन्होंने अंग्रेजी को पदस्थापित किया, वर्चस्व स्थापित किया। और इन्होंने ये बताया कि आप किसी एक क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रयोग कर सकते हो, रख सकते हो। तो ये इशारा छोड़ करके इन्होंने सांप्रदायिकता का विश्व दिया। क्यों? कि अब वहां बहुसंख्यक वर्ग दो ही है, या तो हिंदू है या तो मुस्लिम है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो हिंदू होगा वो हिंदी का पक्ष लेगा, और जो मुसलमान होगा वो उर्दू का पक्ष लेगा। यहां से एक भाषिक तनाव पैदा हुआ, और हिंदी उर्दू का विवाद यहीं से शुरू होता है। तो आप लोग इस बात का बराबर ध्यान रखें कि 1837 ईस्वी से हिंदी उर्दू का विवाद प्रारंभ हुआ, और इस विवाद के संदर्भ में भारतेंदु और उसके मंडल के तमाम जो साहित्यकार हैं उन्होंने हिंदी का पक्ष लिया। आपको तो पता ही है कि भारतेंदु ने तो उर्दू का मजाक मखौल उड़ाते हुए उर्दू का स्यापा तक लिख दिया, हाय हाय उर्दू हाय प्यारी, हाय हाय कहाँ से दारी, हाय हाय। तो उस दौर में हिंदी उर्दू को लेकर के एक वैचारिक तनाव सा पैदा हो रहा था। पंजाब के बाबू नवीन चंद्र का नाम आपने सुना होगा।
पंजाब के बाबू नवीन चंद्र बहुत प्रसिद्ध हैं और ये एक पत्रिका भी निकालते थे। आप इस पत्रिका को भी ध्यान रखें, ज्ञान प्रदायिनी, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं? पंजाब के बाबू नवीन चंद्र। तो पंजाब के बाबू नवीन चंद्र ने हिंदी उर्दू के विवाद के संदर्भ में एक बात कही कि जो उर्दू है वो प्रॉपर संवाद की भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि उर्दू में आप गुफ्तगू कर सकते हो, आप संवाद नहीं कर सकते। आप बहुत मीठी जबान है उर्दू, उसको उन्होंने कहा आशिकी की भाषा। तो देखिए, पंजाब के बाबू नवीन चंद्र ने जब उर्दू को आशिकी की भाषा कहा कि ये तो आशिकी की भाषा है, तो बहुत दूर फ्रांस में, पेरिस में बैठे हुए गार सदतासी बहुत चिढ़े, हिंदी से कुड़े, हिंदी से चिढ़े कुड़े, और इन्होंने कहा बोले हिंदी तो भद्दी बोली है, उर्दू के आगे हिंदी क्या है? हिंदी तो भद्दी बोली है। अब बताइए आप, अब एक तरफ तो ये हिंदी को भद्दी बोली की संज्ञा दे रहे हैं, और चूंकि हिंदी, ये क्वेश्चन परीक्षा में इसलिए नहीं आता कि हिंदी की बेइज्जती वाला सवाल हो गया। भद्दी बोली मानने वाले आज ही बहुत सारे अंग्रेज हमारे समाज के बीच में बैठे हुए हैं। पर हिंदी को भद्दी बोली कहने वाले इस इतिहासकार से मेरा एक सवाल है, तो आप भद्दी बोली का इतिहास काहे लिख रहे हो? आपको तो, आप सभ्य भाषा का इतिहास लिखो, और वैसे भी यहाँ हिंदी का आपने लिखा क्या है? इसलिए मित्रों, मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि इन्होंने कोई हिंदी का बहुत बड़ा उपकार नहीं किया, लेकिन एक जाने अनजाने में इन्होंने बड़ा काम कर दिखाया। इन्होंने ये आइडिया दे दिया कि तुम्हारी हिंदी भाषा का भी कोई इतिहास हो सकता है। इस बात के लिए इनको प्रशंसा के ये हकदार हैं, और इस बात के लिए इनका सम्मान किया जाए तो उचित है। लेकिन इन्होंने इस ग्रंथ में कोई विशेष चीजें नहीं दी हैं, इसलिए खिचड़ी ग्रंथ बन करके रह गया है। तो आप ध्यान रखें, हिंदी उर्दू विवाद में इन्होंने उर्दू का पक्ष लिया। दूसरी बात, प्रश्न यहां से भी आता है। कैसे आता है? देखो, डीएसएसबी की पीजीटी परीक्षा में एक बार क्वेश्चन आया, 2008-9 के आसपास पेपर हुआ था, कि जो एंदुई है एंदुई और एक है हिंदुस्तानी, तो एंदुई से अर्थ लिया इन्होंने हिंदवी। वैसे आप जानते हो कि हिंदी और जो पर्शियन भाषा है, उन दोनों का मिला जुला जो रूप है वो हिंदवी आया। तो हिंदवी और दक्षिण भारत में विशेष तरीके से बोली गई, और उर्दू फिर बाद में इसी का एक रूप है, उर्दू लश्कर खेमा। तो हिंदवी, और यहाँ हिंदवी से इन्होंने अर्थ लिया है हिंदी। तो मतलब ये हुआ कि जब ताशी कह रहे हैं कि एंदुई, तो एंदुई का मतलब हो गया हिंदी से, आपसे पूछ सकते हैं बराबर। और जब वो कह रहे हैं हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी से वो अर्थ ले रहे हैं हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी का मतलब यहाँ कतई ये नहीं है। हिंदुस्तानी का मतलब यहाँ पर हिंदी बिल्कुल नहीं है, इसका मतलब हो गया उर्दू। इसका मतलब ये हिंदी और उर्दू का इतिहास लिख रहा है। तो विशेष फोकस तो इसका उर्दू पर ही रहा। मैंने कहा कि ये सांप्रदायिक और साम्राज्यवादी मनोवृत्ति के इतिहासकार हैं। काल विभाजन कैसे करें, नामकरण क्या दे, हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब हुआ, पहला कवि कौन है, ये भाई इन तमाम सवालों पर मौन है। इस प्रकार इसकी कोई विशेष आप उपादेयता इस ग्रंथ की नहीं मान सकते हो, लेकिन डाटा आपसे पूछ सकते हैं। ग्रंथ का नाम, हिंदुस्तानी शब्दों के अर्थ, कब प्रकाशित हुआ, 1839 में पहला भाग, 1847 में दूसरा भाग। टोटल कितने कवि माने? 738 कवि। हिंदी के कुल कितने कवि इसमें निकलते हैं? 72 कवि केवल हिंदी के हैं। अंगद से हेमंत तक 72 कवि गिनाए हैं। ये डाटा आपको याद रखना है। और इस डाटा से भी बड़ा एक सवाल, चूंकि ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, आप ध्यान रखना, ये हिंदी साहित्य का, आप कह सकते हैं हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। प्रथम इतिहास ग्रंथ है जो किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और दूसरा ये है कि चूंकि ये फ्रांसीसी भाषा में है, और अब हम तो फ्रांसीसी कैसे पढ़े, अपन तो हिंदी के व्यक्ति तो अंग्रेजी भी ठीक से नहीं जानते हैं। तो एक विद्वान है, आरएस की मेंस परीक्षा के 2012 में क्वेश्चन भी आया था, लक्ष्मी सागर वार्ष्णे, आपने बहुत अच्छे से इनका नाम भी सुन रखा होगा। लक्ष्मी सागर वार्ष्णे ने 1952 ईस्वी में
इस ग्रंथ का अनुवाद किया है और इसका नाम दिया है हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। और कब किया? 1952 ईस्वी में ये अनुवाद किया गया है। ये डाटा हमको अच्छे से याद रखना है। किस पद्धति में लिखा गया है इतिहास ग्रंथ? वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। क्या ये काल विभाजन नामकरण की कुछ भी बात करता है? पहला कवि कभी सुना है आपने? नहीं, स्पष्ट तौर से नहीं कहता है कि हिंदी का पहला कवि कौन है। यहाँ तो केवल इसने नामकरण गिनाया था कि अंगद से वहाँ तक है। तो पूछ भी ले कवि कि पहला कवि कौन गिनाता है, ये तो अंगद को गिनाता है। इस प्रकार से ये गारसा दत्तासी का एक डाटा रहा। अनुवादकर्ता को भी आपको ध्यान रखना है। साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में इनका बस योगदान यही है कि इन्होंने पहल की है। एक वैसे तो वो कभी परीक्षा के लिए आने लायक सवाल तो नहीं है और कभी आया भी नहीं, लेकिन एक पहलू को आपको याद रखना, इन्होंने काव्य के स्वरूप को 46 रूपों में विभक्त किया है। उस समय छप्पे, कुंडलिया, दोहा, सवैया जो परंपरागत जो छंद चले आ रहे थे, उन सब के आधार पर इन्होंने काव्य के स्वरूप को 46 भागों में निर्धारित किया है। बाद में 1871 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण जब आया तो उसमें इन्होंने 3 भाग कर दिए। लेकिन ये अनावश्यक जानकारी आपको गुमराह कर सकती है। ना तो ये डेटा आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी, क्योंकि साहित्य के विद्यार्थी बहुत सटीक होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि कौन से सवाल हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। यूँ तो ज्ञान अनंत है, लेकिन हमें उस चीज़ को लेकर चलना है कि ये हमारे लिए उपयोगी चीज़ है। इसलिए ये जानकारी आपके लिए बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी आप याद रख सकते हो कि जब इसका दूसरा संस्करण 1871 में आया तो ये 3 भागों में विभक्त है। अभी हमको याद रखना है कि ये प्रारंभ में कितने भागों में आया? 2 भागों में। कब कब आया? एक 1839, 2 1847। इसके अलावा इसका डाटा समाप्त। अब गारसा दत्तासी से कोई पहलू, कोई सवाल परीक्षा में बनता ही नहीं है, तो वो आएगा क्या? तो ये होता है आपने किसी भी तथ्य का समग्र अध्ययन किया और समग्र विश्लेषण किया। ये है गारसा दत्तासी। अब वैसे तो हमारे पास हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में लिस्ट में तो कम से कम कोई 50-60 नाम आते हैं, लेकिन असली विश्लेषण करते हैं शुरू के जो 15-20 इतिहासकार है वहीं से 99% क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम पहले उन्हीं का अच्छे से विश्लेषण कर ले रहे हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो परंपरा में दूसरा नाम मिलता है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कहीं कुछ छोड़ रहा हूं, आपको शायद कुछ और नाम याद आ रहा हो। बिल्कुल ठीक है, वो आपको नाम याद आ भी रहा है तो उसका भी कारण क्या है कि बीच में 1848 ईस्वी में एक और ग्रंथ आता है जो इतिहास ग्रंथ तो क्या है, एक भाई है जिसका नाम है मौलवी करीमुद्दीन। मौलवी करीमुद्दीन ये भाई है, मतलब ये इतिहासकार है भाई। तो इसने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है वो है तज़किरा ए शुअराई हिंदी। इस किताब को बस ऐसे ही पूछ सकते हैं केवल कि इस किताब का नाम दे दिया, एक बार नेट की परीक्षा में दे दिया नाम कि तज़किरा ए शुअराई हिंदी, इस रचना के रचनाकार कौन है, तो हम याद कर लेंगे कि भाई मौलवी करीमुद्दीन है। 1848 ईस्वी में ग्रंथ प्रकाशित हुआ, बस इतना सा। अब ये मुख्य धारा में क्यों नहीं है, मैं आपको बता दूं कि जब आप मुख्य धारा के इतिहासकारों का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले गारसा दत्तासी आप पढ़ते हैं और उसके बाद में दूसरा नाम शिव सिंह सेंगर का ही आता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि तज़किरा शुअराई हिंदी जो इतिहास ग्रंथ के रूप में मिलता है, असल में ये गारसा दत्तासी के ही इतिहास ग्रंथ का एक फुअड़ अनुवाद है। फुअड़ अनुवाद इसलिए कह रहा हूं कि एक तो तासी की रचना ही बकवास और ये उसका भी अनुवाद जैसा प्रतीत हो रहा है, तो रचना सत्य से दोगुनी दूर आ गई। और प्लेटो कहते हैं कि रचना सत्य से दोगुनी दूरी आ गई तो महासत्य है, भ्रांति असावधानी पैदा करेगा, त्याज्य है।
तो इसका मतलब केवल हमको इसका नाम याद रखना है। कवियों की बात करें तो ये 1004 कवि गिनाता है गिनाने के लिए तो, लेकिन इसमें हमारे हिंदी के 62 कवियों के ही रूप में बतलाता है। तो हिंदी के कुल कितने कवियों का उल्लेख किया? 62 कवियों का। कुल कवि कितने हैं? 1004 कवि हैं। हाँ, इस ग्रंथ के बारे में कुछ लोगों ने ऐसा भी लिखा है, क्योंकि ये ग्रंथ तो मैंने भी नहीं पढ़ा और ना पढ़ने में कोई ज़्यादा मेरा इसमें इंटरेस्ट था, लेकिन नाम से लग रहा है आपको कि फारसी भाषा इसकी है। इसमें क्या है कि कुछ विद्वान आलोचक कहते हैं, जिन्होंने इस रचना का विश्लेषण किया है, कि इसमें काल विभाजन और नामकरण का तो उल्लेख नहीं है, लेकिन काल क्रम का ध्यान रखने का पहला प्रयास इसमें किया गया है। पर यह कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल बनता नहीं है, पर फिर भी हम ध्यान रख लें। मान लो हम 4-5 बिंदु ध्यान रख लेते हैं कि मौलवी करीमुद्दीन नाम का एक भाई है जो 1848 में एक इतिहास ग्रंथ हमको देता है, और उसका नाम है तज़किरा-ए शुअराए हिंदी। और तज़किरा-ए शुअराए हिंदी तासी के इतिहास ग्रंथ का पूर्ण अनुवाद है। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखेंगे। भाई ने 1004 कवियों का उल्लेख किया है, लेकिन जिसमें हमारे हिंदी के केवल 62 कवि ही है। ध्यान रखना, तासी में 72 थे हिंदी के कवियों के रूप में, हम 62 की बात कर रहे हैं। लेकिन यही कारण है कि इसका जो इतिहास की मुख्य धारा है उसमें इनका नाम नहीं आ पाया है। तो हम बात कर रहे थे शिव सिंह सेंगर की, और वहीं पर वापस आते हैं। तो लेकिन इसका थोड़ा सा नाम और रचना का नाम आपको याद रखना है। तो शिव सिंह सेंगर का इतिहास आप सबको पता है कि भाई इनका इतिहास तो बहुत आसान है, वो है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज कौन ऐसा हिंदी का विद्यार्थी होगा जो बीए पास होगा या एमए पास होगा और जिसको ये पता नहीं होगा कि शिव सिंह सरोज किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने लिखा। इसका तो नाम ही इसमें आ रहा है। बताओ, बोले ये भी कोई पढ़ाने की बात है क्या? इसे कहते हैं आसान से आसान सवाल। अब देखिए, इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई आजकल पूछते हैं कि धार्मिक कौन है, तो भाई धार्मिक वो है जिसके घर में श्रीमद् भागवत गीता रखी है, जिसके घर में रामायण रखी है। आजकल तो वही धार्मिक, जब बाइबल रखी है, जब कुरान रखी है। तो मैं कहता हूं कि हिंदी साहित्य का विद्यार्थी कौन है? वो है जिसके घर में रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास रखा है। अब देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास 95% विद्यार्थियों के पास मिलता है। ये अलग बात है कि कोई किसी का संस्करण मिलता है, कोई कौन सा संस्करण मिलता है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को कभी आपने इस दृष्टिकोण से खोल करके देखा है कि भाई इसका पहला पन्ना खोलता हूं और पहले पन्ने का पहला शब्द देखता हूं क्या है? तो आपको देखो, सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम मिलता है वो है शिव सिंह सेंगर। अब मान लो हमसे क्वेश्चन कोई पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ के एकदम प्रारंभ में एक इतिहासकार का नाम स्मरण किया है, वो कौन है? तो लोगों को क्या लगेगा, यार तासी कर दो, सबसे पहले तासी आए थे। तो इसका उत्तर है शिव सिंह सेंगर। और रामचंद्र शुक्ल की मान्यता तो यह है कि शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज 1833 ईस्वी में लिखा है। ये डेट उन्होंने दे रखी है हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो एक बार केवीएस में क्वेश्चन आया था। वैसे मान्य डेट है आपकी इसमें, जो मान्य तारीख है वो है 1883 ईस्वी। मान्य डेट 1883 ईस्वी है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इसको 1833 बतलाया है। अब जब केवीएस पीजीटी में क्वेश्चन आया था तो उसमें विकल्प नहीं था 1883। विद्यार्थी कुछ तो ऐसे भी हैं जो से करके नहीं आ रहे, बोले इसमें तो बोनस अंक मिलेगा और जी डेट ही नहीं है। अरे लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछ रहा है ना, और शुक्ल के अनुसार डेट जो 1833 ईस्वी है उसमें लिखी हुई है, तो आप वो कीजिए। तो इस प्रकार शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की है। और यदि हम पद्धति की बात करें तो मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि यह भी वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। अब ये किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी में। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन नया पैदा होता है, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? अब हिंदी भाषा में लिखा गया, अब आप कहोगे गारसर तासी का है भाई। अरे वो प्रथम इतिहास ग्रंथ तो है, लेकिन हिंदी में तो नहीं है। तो हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ हो जाएगा शिव सिंह सरोज।
और शिव सिंह सरोज में 1003 कवियों का उल्लेख किया गया है। ये डाटा कई बार पूछते हैं, वैसे इसको राउंड फिगर में बोलते हैं तो 1000 बोल देते हैं भाई, 1000 कवि, लेकिन जब 1003 भी आ जाए और 1000 भी आ जाए तो हमारा उत्तर होगा 1003। 1003। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन कवियों का उल्लेख किया है वे विशुद्ध हिंदी कवि हैं, विशुद्ध। तो इस प्रकार से एक नया सवाल ये पैदा होता है कि आप ये बताइए कि वह कौन सा इतिहासकार है, साहित्य का वह कौन सा इतिहासकार है जिसने पहली बार विशुद्ध हिंदी कवियों की चर्चा की है। तो विशुद्ध हिंदी कवियों की चर्चा करने वाला ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। दूसरी बात यह है कि इनका मानना है शिव सिंह सरोज का कि जो हिंदी के पहले कवि हैं वो पुष्य या पुंड नाम के कवि हैं। पुष्य या पुंड, पुष्पदंत नहीं है, कुछ लोग इसको गलती से पुष्पदंत कहते हैं, पुष्पदंत नहीं है। पुष्य या पुंड नाम के कवि को इन्होंने पहला कवि माना और बताया कि 713 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ होता है। अब इस आदि काल का अध्ययन करते समय तक आपको संवत का भी याद रखना है। देखो आप इसमें संवत जोड़, आपको संवत निकालना है तो 57 जोड़ दो, आपका संवत निकल जाएगा। और तब आपका संवत निकला 713 ईस्वी का मतलब 7 3 10 5 6 7 और 7 यानी संवत 770। अब इसे कैसे याद कर लो, या तो संवत के रूप में याद कर लो, आप तो ईस्वी सन के रूप में याद कर लो, और फिर संवत पूछता है तो उसमें 57 जोड़ दो आप। तो हिंदी साहित्य का प्रारंभ 713 ईस्वी से किस विचारक ने माना है? उत्तर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पहले भी आए हुए हैं, पुनः आ सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार डेट भी आपको ध्यान रखना है। पर्टिकुलर जो मान्य डेट है वो 1883 ईस्वी है। शिव सिंह सरोज की जो मान्य डेट होगी 1883 है। तो इन पहलुओं को ध्यान रखें आप लोग। और अब मुझे आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए। एक प्रश्न हमारी प्रश्न पत्र में छपा मिल रहा है और प्रश्न ये है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभ की चर्चा करने वाला पहला इतिहासकार कौन है? अब देखो, अब मान के चलते हैं, प्रश्न देखिए आप, हिंदी साहित्य के प्रारंभ की चर्चा करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? अब विकल्प में आपको गारसादा तासीफ मिलेगा। अब 95% विद्यार्थी इसका उत्तर देंगे गारसादा तासीफ, नहीं देंगे तो कुछ और दे देंगे, लेकिन शिव सिंह सेंगर तक नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनको ये याद है बहुत अच्छे से कि भाई ग्रियर्सन का नाम ले दो आप। ग्रियर्सन ने पहली बार क्या किया है? काल विभाजन किया है और नामकरण किया है। तो उसने पहली बार काल विभाजन नामकरण किया है ग्रियर्सन ने, तो इसका उत्तर ग्रियर्सन हो जाएगा, जो गलत है। आप ये देखिए कि सबसे पहले कौन ऐसा इतिहासकार है जो पहले कवि की बात करता है? तो पहले कवि की बात करने वाला शिव सिंह सेंगर है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के प्रारंभ की चर्चा करने वाला जो पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है शिव सिंह सरोज। इस प्रकार के वैचारिक सवाल भी परीक्षा में बना दिए जाते हैं। ये शिव सिंह सेंगर से जुड़े हुए पहलू हैं। हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है और किसी भारतीय द्वारा, क्योंकि ये तो विदेशी नहीं है। इससे पहले तो मौलवी और तासी दोनों बाहर के आपको नाम से लग रहा है, और बाद में जब ग्रियर्सन भी आएंगे तो वो भी आयरलैंड के हैं। तो किसी भारतीय द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला साहित्य इतिहास जो ग्रंथ है वो है शिव सिंह सरोज। तो ये जो पहलू हैं ये हमारे शिव सिंह सेंगर से जुड़े हुए पहलू हैं, ये हमको ध्यान रखना है। और इसके बाद साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में अगला नाम आता है, वो बंदा है ग्रियर्सन। मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया था कि ग्रियर्सन का पूरा नाम जॉर्ज इब्राहिम
ग्रियर्सन है। आप बहुत सारी बातें इनके बारे में जानते हैं, पर शायद बहुत सारी बातें ऐसी भी होंगी जो आपके लिए नहीं हो सकती हैं। एक तो ये आयरलैंड के निवासी थे, आपको ये ध्यान रखना है, कई बार यहाँ से चीज़ें डिस्कस कर लेती हैं। ये आयरलैंड के निवासी थे और इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अपना ग्रंथ लिखा, अंग्रेजी भाषा में लिखा, और उसकी तारीख हम सबको याद रखनी है। 1888 ईस्वी में इनका ग्रंथ प्रकाशित हुआ और इस ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आप देखिए, आरपीएससी की सेकंड ग्रेड परीक्षा में क्वेश्चन आता है। वो प्रश्न आपसे पूछा गया कि खड़ी बोली हिंदी को देसी भाषा की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है, और उसमें 4 विकल्प दे दिए गए। अब बच्चा सोच रहा है यार ये तो गजब हो गया, ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं। अरे पढ़ा क्यों नहीं है, आप शब्दों के अर्थ करो। वर्नाक्यूलर का मतलब क्या होता है? वर्नाक्यूलर का मतलब होता है देसी। इस प्रकार खड़ी बोली को देसी भाषा की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन हो गए? ग्रियर्सन हो गए। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये अंग्रेजी में लिखा गया है इतिहास ग्रंथ, तो इसका हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं किशोरी लाल गुप्त। अब कभी आप किशोरी लिख के काम चला लो, क्योंकि किशोरी दास वाजपेयी है, किशोरी लाल गोस्वामी भी है, तो किशोरी लाल गुप्त हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस नाम से इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया है, और ये अनुवाद इन्होंने 1957 ईस्वी में किया है। तो दो डेट आपको ध्यान रखनी है। ये मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये कब प्रकाशित हुआ? 1888 ईस्वी में। और इसका अनुवाद कब हुआ? 1957 में। किसने किया अनुवाद? किशोरी लाल गुप्त ने किया। डेट आसपास है। पहला वाला इतिहास ग्रंथ था फ्रेंच का, उसका अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। कब किया? 1952 में किया। इसका अनुवाद कब किया? 1957 में किया। और किशोरी लाल गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा माना जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आप देखिए, इस ग्रंथ की कुछ खूबियां और कुछ कमियों की हम बात करते हैं, क्योंकि देखो आपको विद्यार्थी आलोचकीय ढंग से होना चाहिए। कोई चीज़ है उसमें कितना अच्छा है कितना बुरा है सबकी जानकारी हमको लेनी है। तो देखिए, एक तो आप ये ध्यान रखो कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल में भी कहाँ? कलकत्ता में ये संस्था थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में कौन सा इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ? ये प्रश्न 3 बार रिपीट हुआ विभिन्न परीक्षाओं में, नेट में, स्लेट में, डीएसएससी में। आपका उत्तर होगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये बंगाल की जो कलकत्ता में स्थापित है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक के रूप में ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। और आप लोग ध्यान रखें कि 1784 की घटना है, ये आप जरूर याद रखें कि 1784 ईस्वी में जब बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। जब बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, उन्होंने कलकत्ता में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना, पांडुलिपियों का पुनः प्रकाशन करना, हिंदी के ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करना, ताकि ब्रिटिश संस्कृति भी भारतीय संस्कृति से, ब्रिटिश लोग भी भारतीय संस्कृति से परिचित हो सके। तो एक प्रकार से ये साहित्यिक रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ी हुई संस्था थी। तो आपको ध्यान रखना है, वैसे क्वेश्चन आता रहता है
जैसे पूछते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो है तो वो हिस्ट्री का विषय, लेकिन हिंदी में बड़ा योगदान रहा इसलिए पूछते हैं, इसका भी बड़ा योगदान रहा। तो 1784 में स्थापित हुई थी। और जब बात चल गई है तो आप लोग ध्यान रखना कि वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड, सांड के नाम से कहानी लिखी गई है, बहुत चर्चित है, उदय प्रकाश ने लिखी है, जो कॉलेज लेक्चर में विगत परीक्षा में आया था कि हिंदी की पहली उत्तर आधुनिक कहानी कौन सी है, तो उसका उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड। तो वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड हिंदी की पहली उत्तर आधुनिक कहानी है, जिसके रचनाकार कौन है, उदय प्रकाश। खैर, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ये सोसाइटी की स्थापना हुई और इनका इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ। अब देखिए, ग्रियर्सन का जब हम इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं, इसमें कुल कवियों की यदि बात की जाए तो इसमें कुल 952 कवियों का इसमें उल्लेख मिलता है। ग्रियर्सन ने पहली बार काल विभाजन और नामकरण करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार कालानुक्रमी पद्धति में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्युलर। काल विभाजन और नामकरण का पहली बार प्रयास किसने किया है, ग्रियर्सन ने किया है। इसीलिए ग्रियर्सन के इतिहास को हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास भी कहते हैं। प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, ग्रियर्सन के इतिहास को यानी कि द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास भी कहते हैं। पर ध्यान देना, ये प्रथम वैज्ञानिक इतिहास है। यदि इसके बाद में आप शुद्ध शब्द का प्रयोग कर दोगे या आप व्यवस्थित शब्द का प्रयोग कर दोगे, व्यवस्थित शब्द का प्रयोग कर दोगे, कहां पर, प्रथम के बाद में, कि हिंदी साहित्य का प्रथम शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है, तो रामचंद्र शुक्ल के पास आप चले जाओगे हिंदी साहित्य का इतिहास। या आपसे पूछे कि हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है, तो भी रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। आप ये देखना, क्योंकि ग्रियर्सन का इतिहास प्रथम वैज्ञानिक इस मायने में है क्योंकि पहली बार काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया गया है। लेकिन इस काल विभाजन और नामकरण में बहुत सारी त्रुटियां हैं, ये व्यवस्थित नहीं है। बाद में इसको व्यवस्थित ढंग से रामचंद्र शुक्ल ने इसको संबद्धता प्रदान की है। अब आप ये मत सोचना कि यार शुक्ल का इतिहास तो विधेयवादी है, उसको वैज्ञानिक इतिहास में हम क्यों जोड़ रहे हैं। तो देखो, वैज्ञानिक में तो हमने इनका भी नाम नहीं लिया, गणपति चंद्र गुप्त का नाम लिया था। आप उसको वैसे समझें कि शुक्ल ने जो काल विभाजन और नामकरण को व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया है, उस संदर्भ में वो शुद्ध वैज्ञानिक या व्यवस्थित वैज्ञानिक इतिहास कहलाता है। अंततः वह है तो विधेयवादी इतिहासकार ही। अब देखिए, आप कहोगे कि गुरुजी इसमें व्यवस्थित आपको कैसे नहीं दिख रहा है। देखिए, उससे पहले एक छोटा सा बिंदु आप ध्यान रखो, हम बात ग्रियर्सन की कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना कि जब हम साहित्य इतिहास में जब हम काल विभाजन, प्रमुख साहित्य इतिहास ग्रंथों का काल विभाजन और नामकरण, ये देखिए आप, काल विभाजन और नामकरण के 3 आधार हो सकते हैं। छोटे से बिंदु को ध्यान रखना, कैसे आधार हो सकते हैं। देखो, आधार, या तो आप साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर नाम दे रहे हो, जैसे आपने कह दिया छायावाद, प्रगतिवाद, आपने कह दिया प्रयोगवाद, और या तो आप साहित्यकार के आधार पर नामकरण कर रहे हो, जैसे आपने कह दिया भारतेंदु काल, आपने कह दिया द्विवेदी काल, और या आप ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर नामकरण दे रहे हो, जैसे आपने कहा आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो देखिए, अपना ये सब कुछ का मिला जुला रूप भी इसमें शामिल होता है और इन 3 आधारों पर नामकरण देने का प्रयास किया जाता है। यहां से बोर्ड से आपको नोट्स ही बनाने हैं। ये जो लिखित में आपको प्रिंट दिख रहा है, इसको आप अपनी कलम से इसके नोट्स बनाएंगे, ताकि आप जब अपनी कलम से इसको लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये याद रह पाएगा। हाँ, हम बात कर रहे थे ग्रियर्सन की। तो देखिए,
ये है ग्रेडिशन के इतिहास का एक नामकरण करने का प्रयास, काल विभाजन करने का प्रयास। गारसा दा तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन और नामकरण नहीं किया है। यह आपको अच्छे से पता है, अभी हमने काफी डिस्कस इस बात पर किया है। काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? ग्रियर्सन के द्वारा। और किस इतिहास ग्रंथ में किया गया? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया गया। अब आप देखिए इनका अध्याय 1 आप देखिए। अध्याय 1 का नाम है हिंदी साहित्य के इतिहास का चारण काल। दूसरे का नाम देते हैं एक 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, भक्ति काल को इन्होंने धार्मिक पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी है, आपको याद रखना है, क्योंकि नगेंद्र ने भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल कहा है, जबकि ये धार्मिक पुनर्जागरण काल है। जायसी की प्रेम कविता, तीसरा अध्याय। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। 5वां मुगल दरबार। 6ठा तुलसीदास। 7वां आप देखेंगे 7वां रीति काव्य। 8वां तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। 9वां 18वीं सदी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। और 12वां विविध परिप्रेक्ष्य अज्ञात कवि। तो देखो आपको नाम से भी लग रहा होगा कि विविध परिप्रेक्ष्य अज्ञात कवि जो है, अब इसको क्या मानोगे आप, ये कोई अध्याय तो है नहीं है। अब यही कारण है कि कहीं तो 11 अध्याय लिखे मिलते हैं, कहीं 12 अध्याय लिखे मिलते हैं। हालांकि ऐसा प्रश्न आता है तो वो डिबेट में जाएगा, डिलीट हो सकता है, उसको या तो 11 पूछना चाहिए या 12। पर सच मायने में तो देखी जाए तो इन्होंने 11 ही अध्याय लिखे हैं। पर चूंकि अब 12वां भी विविध परिप्रेक्ष्य के नाम से जोड़ दिया गया है, तो आपसे पूछे भाई कितने अध्याय हैं, तो 11 या 12 में से कोई सा एक आएगा, वही उसका उत्तर सही होगा। फिर भी मान लो ये दोनों ही आ जाए कि 11 या 12 कितने अध्यायों में विभाजित करके देखा है, तो मेरी सलाह आपको यही है कि आप 11 को तवज्जो देंगे ज़्यादा। 11 को, हालांकि 12वां दिख रहा है, लेकिन 12वां आपको दिख रहा है विविध परिप्रेक्ष्य। और परिप्रेक्ष्य तो एक प्रकार से परिशिष्ट जैसा होता है। अब आप देखो कि ये भाई कहता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का चारण काल की शुरुआत मानी इन्होंने 643 ईस्वी। ग्रियर्सन कहता है कि 643 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ हो गया और इन्होंने सबसे प्रारंभिक को नाम दिया चारण काल। अब हम पूछते हैं कि भाई 643 ईस्वी से आप चारण काल कह रहे हो, जबकि आपने इस कालखंड की ना तो कोई चारण रचना का नाम दिया, ना कोई चारण रचनाकार का नाम दिया, ना कोई चारण प्रवृत्ति की रचना का नाम गिनाया, क्योंकि चारण काल तो आता ही 1000 ईस्वी के बाद से है। इसलिए न इसका नामकरण चल पाया, न इनका समय मान्य नहीं है, तो ये व्यवस्थित नहीं है। दूसरा, जब ये कह देते हैं कि 6ठे नंबर पर के तुलसीदास, और उससे पहले कहते हैं मुगल दरबार, अब मुगल दरबार के बाद में कहते हैं तुलसीदास, और 7वें अध्याय का नाम देते हैं रीति काव्य। अब तुलसीदास के बाद में इन्होंने नाम दिया रीति काव्यकार, फिर 8वें अध्याय में फिर कह रहा है कि तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। जब आपको ये नामकरण देना है कि तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, तो आप इसको तुलसीदास के बाद 7वें नंबर पे दो ना, आप 8वें नंबर पे क्यों दे रहे हो? ये 7वें नंबर पे आप यही बनाओ। तो इनका कहीं न कहीं क्रम भी और इनका जो समय इन्होंने माना है वो भी बहुत उचित नहीं है, सटीक नहीं है। इस प्रकार से ये काल विभाजन और इनका नामकरण सुव्यवस्थित नहीं कहा जाएगा। ये अलग बात है कि ये इनका पहला प्रयास है और कालानुक्रमी पद्धति में लिखा गया ये पहला इतिहास ग्रंथ है। इसमें पहली बार काल विभाजन और नामकरण करने का प्रयास किया गया है। इसी इतिहास ग्रंथ में इस दूसरे अध्याय में इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। आपसे पूछते रहते हैं कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किस इतिहास ग्रंथ में कहा गया या किस विचारक ने कहा, तो आपका उत्तर होगा, आपका उत्तर ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एक भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह भी क्वेश्चन काफी मात्रा में आता है कि भक्ति आंदोलन को बिजली की कौंध, ध्यान देना इस शब्द को, इससे प्री पीएचडी राजस्थान इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन आया था। बिजली की कौंध, कौंध यानी चमक, भक्ति आंदोलन को बिजली की कौंध की भांति त्वरित उदित किसने माना, तो इसका उत्तर भी होगा ग्रियर्सन। ईसाइयत के प्रभाव से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ ऐसा मानने वाले ये विचारक हैं। और इनकी इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो भी आपको याद रखनी है। भाषा सर्वेक्षण के नाम से इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। भाषा सर्वेक्षण से अभी एक क्वेश्चन पूछा गया
कि भारतीय भाषाओं का विशेष संदर्भ हिंदी भाषाओं का सर्वेक्षण करने वाले पहले विद्वान कौन है, इसका उत्तर होगा ग्रियर्सन। इस प्रकार साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हम ये तो कह देते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक जोड़ते ही इसका मतलब होता है कि कालानुक्रमी पद्धति पर कौन है, तो ग्रियर्सन उत्तर होता है। लेकिन मित्रों, यदि इसके पहले शुद्ध या व्यवस्थित शब्द का प्रयोग हो जाए तो उसका उत्तर रामचंद्र शुक्ल ही होगा। जैसे हिंदी साहित्य का प्रथम शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है, तो इसका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। आज की क्लास के लिए मैंने आपका इतना समय लिया है, आप इनको ठीक से अच्छे से अध्ययन करें, आप इसमें से नोट्स बनाएं। ये सब नवाचार जो है, ये सब नवाचार आपके लिए दिए गए इसी कारण से हैं क्योंकि आप इनके अपने नोट्स बना सकें। अपने हाथ में लिखे गए नोट्स बहुत अच्छे से रचनात्मकता के साथ याद होते हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब ये असल में एक प्रकार से कुछ कोलाज हैं। अब इनको यदि हमने एक ही बार समग्रता में पढ़ लिया तो हमको आगे दिक्कत भी नहीं आएगी। और एक चीज़ रीति काव्य के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, ग्रियर्सन के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने जो रीति काव्य को रीति का नाम दिया है, रीति शब्द के प्रथम प्रयोक्ता आप कहोगे वो तो 8वीं सदी के आचार्य वामन है जिन्होंने रीति संप्रदाय दिया है। लेकिन साहित्य के इतिहास में रीति शब्द का प्रयोग, नामकरण देने वाले विद्वान कौन है, तो इसका उत्तर है ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने पहली बार रीति शब्द का प्रयोग किया है और बाद में रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं ग्रियर्सन से रीति शब्द उधार लिया और उन्होंने नाम दिया रीति काल। अब मान लो आपसे कोई ये पूछे कि रीति काल में रीति नामकरण देने वाले पहले विचारक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल आपको याद नहीं आने चाहिए, आपका उत्तर होगा ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने इसको नाम दिया है रीति काव्य काल। तो रीति के प्रयोक्ता नामकरण के संदर्भ में ग्रियर्सन है और बाद में रामचंद्र शुक्ल ने इस रीति शब्द को ग्रियर्सन से उधार लिया और रीति काल का नाम दिया। इस प्रकार जो साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है वो एक दूसरे से आदान प्रदान की परंपरा है। एक बहुत महत्वपूर्ण और 3 भाई जो मिले जुले होकर लिखते हैं, मिश्र बंधु, जिनका मिश्र बंधु विनोद है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आपको इनकी तारीख याद होनी चाहिए। सबसे पहले गारसतासी के इतिहास ग्रंथों में हमने 2 डेट याद की, एक भाग में 1839 है और दूसरा भाग में 1847 है। इसके बाद शिव सिंह सेंगर महत्वपूर्ण है। शिव सिंह सेंगर की 1883 हम डेट याद रखेंगे। हालांकि रामचंद्र शुक्ल का भी हमको याद रखना है कि रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सरोज की जो समय तिथि बताई है वो 1833 ईस्वी है। इसके बाद ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है आप सब अच्छे से ध्यान रखेंगे, 1888 ईस्वी है। और जो इसका अनुवाद हुआ है, अनुवाद करने वाले का नाम ध्यान रखना है, उनका नाम है किशोरीलाल गुप्त। उन्होंने तो इसके इतिहास ग्रंथ को ही कहा है कि ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है किशोरीलाल गुप्त के अनुसार। वैसे किशोरीलाल गुप्त ने भी एक इतिहास ग्रंथ लिखा है, साहित्य और साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास, इस नाम से किशोरीलाल गुप्त ने भी लिखा है। तो फिर हम अगली क्लास में विस्तार के साथ बात करेंगे मिश्र बंधु का, मिश्र बंधु विनोद। धन्यवाद।